प्यारे मित्रों, आज के प्रथम क्लास सैन्य मनोविज्ञान के आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए मित्रों, शुरुआत कर रहे हैं। प्रथम चैप्टर है सैन्य मनोविज्ञान का, जो आपके छठवें सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है। पेपर का नाम आपको फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि उनको पेपर का नाम ही नहीं आता, बस केवल लिख देते हैं सैन्य विज्ञान सेकेंड पेपर। लेकिन पेपर का नाम आपका है सैन्य मनोविज्ञान या रक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो सैन्य मनोविज्ञान का परिभाषा, क्षेत्र, महत्व और युद्ध एवं शांति के समय इनकी भूमिका, ये हमारा पहला चैप्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान, सबसे पहले सैन्य मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका अर्थ और अवधारणा। अदृश्य मनोवैज्ञानिक। सैन्य मनोविज्ञान वैसे भी मन का बल जो है, जैसे शक्ति के कई स्रोत होते हैं, तो मन की शक्ति को हम लोग देख नहीं पाते, तो एक प्रकार से मन की शक्ति जो होती है वो एक अमूर्त तत्व है, जो दिखाई ना देने वाला। ठीक है, हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं ना शक्ति के तत्वों में, तो शक्ति का एक अमूर्त तत्व होता है मनोबल, और ये मनोविज्ञान हमारा उसी मनोबल पर आधारित है। ठीक है, अदृश्य मनोवैज्ञानिक हथियारों द्वारा शत्रु को कमजोर करने एवं युद्ध रोकने की युद्ध कला को मनोवैज्ञानिक युद्ध कला है, मनोवैज्ञानिक युद्ध कला कहते हैं, या हालांकि इसको देखा जाए तो वही है मनोवैज्ञानिक युद्ध कला। शत्रु के मन पर विजय प्राप्त करने वाला कमांडर बिना युद्ध लड़े ही विजय प्राप्त कर सकता है। भाई, अगर आप लड़ाई के पहले ही अगर आप युद्ध को देखकर आतंकित हो गए, युद्ध के पहले ही अगर आप भयभीत हो गए युद्ध को देखते देखते, तो समझ लीजिए आपकी लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई। अगर सेना की लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई, या व्यक्ति की या सैनिक की लड़ने की क्षमता अगर समाप्त हो गई, तो आप समझ लीजिए कि वो जीत नहीं सकता, वो तो मन से हार चुका है वो। ठीक है, इसमें सेना के प्रयोग के बिना ही शत्रु पर अपनी उपलब्धियां अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे मित्रों, एक बार आप लोग बता दें, जैसे कभी कभी होता है कि युद्ध में बहुत से सेनापति रहे हैं जो इतने क्रूर होते थे। ठीक है, एक क्रूर होते थे। क्रूर का मतलब नरसंहार, हत्याएं, बलात्कार, दुर्व्यवहार, ठीक है, सामूहिक हत्याएं। तो चाहे जो उसमें जो क्रूर होते थे, उनके नाम से लोग क्यों डालते हैं? क्योंकि उनकी क्रूरता की जो है, उनसे क्रूरता से परिचित हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मन वैसा होता है कि वो उनकी क्रूरता के सामने वो डरने लगता है। ठीक है, और ये सैनिक और ये सेनापति क्रूरता अपनाते इसीलिए भी हैं कि हमारा नाम जो है ऐसा हो जाए कि हमको देखकर सेनाएं तक कांप जाएं, हमारे हत्याओं करने का, तड़पा तड़पा कर मारने के दो तरीके से इतना कंपायमान हो जाए, इतना आतंकित हो जाए कि हमसे लड़ने का कोई साहस ही ना करे। पराजय की दफा में उनको वही चीज़ याद आए जो क्रूरता हम अपनाते रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है शत्रुओं के मन पर जो है दबाव डालने, मन का जो है, मन को भयभीत करने का जो है जो प्रयास किया जाता है, वो क्रूरता, अत्याचार, इन सब के द्वारा करते रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसमें सेना के प्रयोग के बिना ही शत्रु पर अपनी उपलब्धियां अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक युद्धों में मनोवैज्ञानिक तत्वों का काफ़ी समावेश हो चुका है। इसमें मनोवैज्ञानिक उपायों के द्वारा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया एवं शत्रु का मनोबल गिराया जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध संक्रिया युद्ध काल के पहले से प्रारंभ होकर युद्ध काल के साथ साथ एवं युद्ध विराम के बाद शांति काल में भी चलती रहती है। एक प्रकार से अदृश्य मनोवैज्ञानिक हथियारों के द्वारा शत्रु को कमजोर करने एवं युद्ध को रोकने की युद्ध कला ही मनोवैज्ञानिक युद्ध कला है। हालांकि मनोविज्ञान का युद्ध में बहुत बड़ा महत्व है। बिना मनोबल के आप समझ लीजिए कोई भी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। किसी काम की बात हम करते हैं, क्या आप लोग पढ़ रहे हैं तो बिना मन लगाकर पढ़े क्या आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं? जो आज का वर्तमान ध्येय उद्देश्य होता है नौजवानों का, हमें तो नहीं लगता कि आप बिना मन के पढ़े जो है, बिना मन लगाकर पढ़े आपको नौकरी प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि मन लगाकर आप पढ़ेंगे नहीं। तो इसी तरह जो है बिना मन लगाकर लड़े भी विजय प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपका मन गिरा हुआ है, लड़ने से आप पीछे भाग रहे हैं, उसके बाद जब न लड़ाई के मैदान में ठेले जा रहे हैं, तो आप उम्मीद मत करिएगा कि आपको विजय मिलेगी। ठीक है, इसीलिए एक राष्ट्र के एक कमांडर का उद्देश्य भी यही होता है कि अपनी सेना का मनोबल को बढ़ा के रखना और दुश्मन की सेना को पराजित करने के लिए सबसे पहले उसके मनोबल को गिराकर धराशायी कर देना। ठीक है, वैसे भी क्लाडबिट्स ने कहा है कि मनोबल फरीब, अगर वो भौतिक शक्ति का मतलब शारीरिक शक्ति तलवार की मूठ है, तो मनोबल तलवार की धार, यानी मनोबल जो होता है उसी में आक्रामक शक्ति होती है। और हिटलर ने भी कहा है
कि हम शत्रु को शक्ति से क्यों उत्साहित करें, जबकि हम उससे अच्छा जो है और ढंग से हम बिना उनसे लड़े ही कर सकते हैं। अब सोचिए, अपने उच्च मनोबल के कारण नेपोलियन खुद जो है स्वयं 40,000 सैनिकों के बराबर था। और नेपोलियन को इसीलिए युद्ध का देवता भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, नेपोलियन ये मानता था साधारण सैनिकों में अगर उच्च मनोबल की सेना है तो समझ लीजिए वो अपने से 3 गुनी सेना पर भारी पड़ सकती है। यानी साधारण मनोबल और उच्च मनोबल में 1:3 का अनुपात होता है। यानी एक सैनिक जो उच्च मनोबल का होगा, जिसका मनोबल बहुत ऊंचा है, और 3 सैनिक जो साधारण मनोबल के हैं, उनके ऊपर वो भारी पड़ेगा। ठीक है, चलिए। लिटिल हार्ट ने अपनी पुस्तक थॉट ऑन वॉर में कहा है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का केंद्र मानव मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क वही है मित्रों, मन। मस्तिष्क में ही तो मन जो है ये विचार आते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मस्तिष्क ही आपको भयभीत करता है, मस्तिष्क ही आपको आतंकित करता है। वही वो भावनाएं उत्पन्न करता है जिसमें चाहे मनोबल ऊंचा बना दिया जाए, चाहे मनोबल ऊंचा बनाए, चाहे नीचे कर दे। ठीक है, चलिए। मानव मस्तिष्क होता है जिसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। हिटलर ने मनोवैज्ञानिक युद्ध के समर्थन में कहा था, मैं उन्हें सैन्य शक्ति से क्यों हतोत्साहित करूं, जबकि मैं अन्य सस्ते तरीके और बेहतर ढंग से कर सकता हूं। आचार्य कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कहा है कि झूठी अफवाहें फैलाकर शत्रु देश की जनता में आपस में कलह उत्पन्न करना चाहिए। सेना में मनोबल का विशेष महत्व होता है। नेपोलियन के अनुसार साधारण सैनिक एवं मनोबल युक्त सैनिक में 1:3 का अनुपात होता है। उच्च मनोबल के कारण नेपोलियन अकेला ही युद्ध के मैदान में 40,000 सैनिकों के बराबर था। इतिहास में युद्ध के देवता के नाम से जाना जाता है। क्लाउज़विट्ज़ ने भी शक्ति कहा है कि शक्ति तलवार की मूठ है तो मनोबल तलवार की धार है। अर्थात धार से ही जो है लोगों में धार ही हथियारों में धार से ही जो है एक प्रकार से किसी को मारा जाता है, किसी को काटा जाता है। तो आप समझ लीजिए, आप हाथों और पैरों से नहीं किसी को आप मार रहे हैं, आप अपने मनोबल से मार रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच चल रहा शीत युद्ध एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक युद्ध का ही एक स्वरूप है, जो चल रहा था। फिलहाल अब तो खत्म हो गया है, 91 में समाप्त हो गया। और 1945 के बाद से एक प्रकार से उनके बीच में क्या था, मानसिक युद्ध था। मन से एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, वही है मानसिक युद्ध, वही है शीत युद्ध भी। यानी एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धात्मक भावनाएं और विरोध की भावनाएं, जिसमें एक दूसरे को पसंद ना करना, एक दूसरे से तुलनात्मक अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, एक दूसरे के मनोबल पर आक्रमण करना, दूसरे की चीज़ों को प्रयास करना कि उसको वो चीज़ें ना मिलने पाए, एक के प्रकार नुकसान करना, उसको मन से नुकसान करना। डायरेक्ट आपको लड़ाई करेंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर शीत युद्ध नहीं रह जाएगा वो। ठीक है। सैन्य मनोविज्ञान श्रेष्ठ सेना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युद्ध के इतिहास में इस प्रकार के बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गीता का उपदेश देकर मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए तैयार किया था। आप सबको मालूम है, किसी को ऐसा कोई नहीं है जिसको मालूम नहीं है। द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण आप देख सकते हैं, वो भी मनोवैज्ञानिक ही था। द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की अफवाह भीम ने फैला दिया था, जिसके कारण द्रोणाचार्य का मनोबल गिर गया, उनके हाथों से हथियार गिर गया और उसी बीच में उनकी हत्या हो गई। अंगद द्वारा रावण के दरबार में अपनी शक्ति दिखाकर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल बनाना। भाई अंगद गए थे, आप सबको मालूम है, तो कम से कम एक बार रावण को दिखा तो आए कि एक बंदर जो राम की सेना से आया हुआ है, उनका एक सैनिक है, सेनापति है छोटा सा, कई सेनापति और बलवान है, एक छोटा सा सेनापति आया है। अगर उसका पैर उठाने की क्षमता रंका के इन जांबाज जवानों में नहीं है तो उनसे लड़ने की हिम्मत क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि पहले ही उनका मनोबल अपने आप गिरा दिया जाए। ये बात दूसरी है कि रावण जो है, रावण का मनोबल नहीं गिरा, वो लड़ाई के लिए प्रस्थान किया, लड़ाई भी किया, लेकिन अंत में वही हुआ ना जिसका डर था। रावण भले ही भयभीत ना हुआ हो, लेकिन अंगद के उस पैर जमाने वाली घटना से उनकी सेना, उनके योद्धा जरूर भयभीत हो गए थे।
भाई जिनका पैर ही ना उठा पाए उसको मारने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए। हम कह रहे हैं पैर उठाने की बात होगी तो जो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा उसका भी पैर आप उठा देंगे। ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए, लंका में बंदी बनाए जाने के बाद लंका को जलाकर हनुमान द्वारा अपनी शक्ति एवं प्रभाव को प्रदर्शित करना। अब बताइए, लंका जैसे महानगर, उस समय रावण एक जैसा विश्व विजेता राज्य में एक जो है हिंदुस्तान से बंदर जाता है, वहां जाकर सीता का पता लगाता है, उसके पूरे रात दरबार में मच्छर के समान घूमकर वो पता लगाता है। पता लगाने के बाद इतना खुश होता है कि उस राजा की बगिया क्या बोलते हैं, बाग को भी उखाड़ डाला, रोकने पर उसके एक बेटे को भी मार डाला, अंत में उसके यहाँ जाकर उसने उसके पूरे राज्य को भी जला डाला। अब सोचिए, क्या रावण का मनोबल बना रहा कि एक अकेला बंदर इतनी दूर से आया और जो है हमारे राज्य को उखाड़ कर खंडहर बनाकर चला गया, उसका हमारे योद्धा कुछ नहीं कर पाए, हम स्वयं कुछ नहीं कर पाए। एक प्रकार से उसका मनोबल वहीं धराशायी हो जाना चाहिए कि जिस जो है सीता की खोज करने में आया हुआ एक दूत में इतनी ताकत है कि यहाँ पर हम उसका कुछ नहीं कर पाए, पूरे सैन्य दल बल के साथ अपने पुत्रों के साथ कुछ नहीं कर पाए। जब उसका मालिक आएगा तो उसका हम क्या कर पाएंगे? वो जब फौज के साथ आएगा तब क्या कर पाएंगे? रावण का मनोबल तो वहीं धराशायी हो जाना चाहिए। लेकिन झूठा अभिमान जिसको होता है ना, वो मृत्यु के करीब जाकर भी वो मृत्यु को नहीं देख पाता। भाई रावण को इतना तो सोच ही लेना चाहिए कि जिसका एक छोटा सा बंदर जो है इतना ताकतवर है, उसका मालिक कितना पावरफुल होगा। लेकिन नहीं समझ में आया। अंत में वही हुआ जिसका डर था। ना उनकी लंका रही, ना जगदम्बा माता सीता। चलिए, विभीषण द्वारा रावण को श्री राम की शक्ति बनाकर रावण को समझाया गया। भाई भगवान राम की शक्ति उनके छोटे छोटे दूतों ने भी बता दिया, कई बार बता दिया, लेकिन समझ में उसके नहीं आया। इतना ही नहीं, रावण की शक्ति का भगवान राम की शक्ति का वर्णन तो खरदूषण की मृत्यु से ही रावण को पता चल जाना चाहिए। चलिए, अगला है श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन। भाई अकेले दूत को दुर्योधन बंदी नहीं बना पाया, तब खुद उसको समझ जाना चाहिए कि जिस दूत को वो बंदी नहीं बना पा रहे हैं, वही एक जो है जब पांडवों की ओर से रहेगा वो, तो उससे क्या लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे? वो तो अकेला ही पर्याप्त है। अगला है युद्ध के समय शंख ध्वनि, बाजे बजाना आदि के द्वारा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया एवं शत्रु का गिराया जाता है। ये प्राचीन काल से बात छोड़िए, प्राचीन काल से लेके आज तक भी जो है ये प्रथा चली आ रही है। आप देखते हैं यहाँ पर सेना में भी बाजे बजाने वालों की भी भर्ती की जाती है ट्रेड्समैन के अंतर्गत। तो इसका मतलब यही है कि आज के समय में पहले भी युद्ध के समय बाजे बजाकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया जाता था, दुंदुभी, क्रंद, धौंसा वैदिक काल में। उसके बाद तो बाकी बाजा का महत्व तो सिर्फ यही है युद्ध में कि अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया जाए और दुश्मन का मनोबल गिराया जाए। महाकाव्य काल में ले लीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे शंख ध्वनि की जाती थी। शंख बजा बजा कर जो है जो विजयी होते थे वो शंख ध्वनि करते थे, पता चल जाता है कि किसकी शंख की आवाज़ है और कौन विजेता हो रहा है। धनुष टंकार होता था, धनुष की टंकार जहाँ पर ज़्यादा सुनाई दे समझ लीजिए वो विजयी है। गर्जना होती थी, योद्धा जो है गरजते थे, तो ये लगता था कि हाँ विजय मिली है, विजय मिलने वाली है, या फिर हम लोग भारी पड़ने वाले हैं। तो ये मित्रों युद्ध के मैदान में मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते रहे हैं। दुश्मन के मनोबल को गिराने के लिए प्रचार, अफवाह, बुद्धि परिवर्तन का भी सहारा लिया जाता रहा है। आज भी वही कंडीशन है। कभी कभी ऐसी भी सूचनाएं आती हैं, आप देखते होंगे, वो भारतीयों को भयभीत करने के लिए, किसी और को भयभीत करने के लिए ये खास करके बहुत से मैसेज आ जाते हैं। कुछ अफवाहें भी उड़ती हैं, जैसे कहीं मुंह नोचवा निकला हुआ है, कहीं जो है लड़कियों की चोटी कट रही है, तो बहुत सारे अफवाह आते हैं जिससे कम से कम उनके अंदर भय रहे, यानी भयभीत करना। कभी आप देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे ऐसा आता है कि एक दल निकला हुआ है, बच्चों का किडनी निकाल ले रहा है उसको, ताकि आप बच्चों को पढ़ने न भेजें, उसको सुरक्षा करें। हालांकि हर अफवाह गलत नहीं होती, कुछ सत्य भी होती है, लेकिन वो अफवाह नहीं होती, वो रियल घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी चीज़ें आपके समझ में जरूर आया होगा। बाकी मनोबल गिराने के कितने तरीके हो सकते हैं, इसको आप जो है इसको
उस कमांडर के ऊपर निर्भर है या मनोवैज्ञानिक ही बता सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा मित्रों। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मित्रों, PDF की मांग मत करिएगा।